करने भी था और इस प्रोग्राम के संचालक इसी में सामने इस प्रस्ताव को हम लेके आगे बढ़े थे कि हमारा दूसरा अधिवेशन लखनऊ में करना है। उस समय थोड़ा सा मन में ये दुविधा थी कि लोग कैसे आ पाएंगे, सम्मेलन की तैयारी क्या होगी, कैसे है, क्या होगा। लेकिन जब धीरे धीरे हमने इस पर गर्व किया और सारे लोगों से बातचीत की तो सब लोगों ने अपने उत्साह से इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सबने पूरा जोशो खरोश से इसमें हिस्सा लिया। और ये इस बात का प्रमाण है कि आज इस कोरोना के पीरियड में जब महिला और पुरुष अपने घरों से नहीं निकलने के लिए तैयार हैं, उस समय आज 5-6 राज्यों से आप लोग घरेलू कामगार के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी लखनऊ में उपस्थित। तो प्रश्न ये है कि एक बहुत गंभीर संकट में कामगार है और उसमें महिला कामगारों की स्थिति थोड़ी और भी बदतर हुई इस कोविड के पीरियड में। अभी आपके यहाँ चर्चा हो रही थी, हम बड़े गंभीरता से मैंने सुना सारे मुद्दों को। मैं माफी चाहता हूँ कि मुझे आने में देर हुई, हो सकता है हमसे पहले जिन लोगों ने अपनी बात रखी होगी उनको मैं नहीं सुन पाया, लेकिन जिनको भी सुना तो मुझे लगा कि आज इस सम्मेलन की सार्थकता प्रमाणित हो गई कि इस क्राइसिस में हम लोग बैठे हैं ये तय करने के लिए कि हमारे घरेलू कामगारों का भविष्य क्या होगा और हम कैसे मुस्तैदी के साथ अपने जीवन दशा को सुधारने के लिए नए कार्यक्रम कर सकेंगे और भारत वर्ष के अंदर हम घरेलू कामगारों को संगठित कर पाएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे साथी रविंद्र कुमार जी ने व्याख्या किया कि आप लोग कामगार हो और कामगारों की व्याख्या आपने की। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष की जो संस्कृति है, भारतवर्ष की जो ऐतिहासिक विरासत है, इस ऐतिहासिक विरासत और संस्कृति ने हमेशा से महिलाओं को मातृतुल्य का दर्जा दिया है। और ये मातृतुल्य की परंपरा केवल आज की नहीं है, हजारों सालों से, जब से सभ्यता का जन्म हुआ और जब से भारत देश में सभ्यता आई, हमने मातृपक्ष का हमेशा सम्मान किया और मातृपक्ष ने हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे जगत को विकसित करने में, हमें इस जगह लाने में उनकी भूमिका को कतई नकारा नहीं जा सकता। आप चाहे पौराणिक अमर कथाओं में ले लें, पौराणिक अमर कथाओं में जो सबसे प्रचलित हमारे ग्रंथ हैं रामायण और महाभारत, उनके 2 महिलाओं का जो चित्रण है इन धार्मिक पुस्तकों में, सीता और द्रौपदी का, इन दोनों ने राजनीति जगत को और सामाजिक जगत को किस तरह से न्याय संगत बनाने में अपना योगदान दिया है। अगर आप उसकी व्याख्या करें तो ये बात पता चलती है। अगर आप मध्यकालीन युग की बात करें भारत के इतिहास की, तो मध्यकालीन युग में बहुत सारी महिलाओं ने इस देश के ऊपर शासन किया और उनकी वीरता को लेके कभी कोई आक्षेप नहीं रहा। आप जानती हैं कि हमारे इसी देश में अवंतीबाई होलकर पैदा हुई, हमारे इसी देश में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पैदा हुई, हमारे इसी देश में जमीला खातून पैदा हुई, हमारे इसी देश में रजिया सुल्ताना पैदा हुई। और हमने इनका जो इतिहास पढ़ा है, इनकी बहादुरी की जो चर्चा सुनी है, अगर आप लोगों में से बाजीराव मस्तानी फिल्म आप लोगों ने देखी होगी तो आपको समझ में आया होगा कि मस्तानी ने अपनी ताकत का जौहर दिखाया और बाध्य किया बाजीराव को कि वो आकर के बाजीराव पेशवा मदद करें और मुगलों के जो बर्बरता थी उससे महिलाओं को संरक्षण प्रदान करें। पन्ना कहाँ बाजीराव की राजधानी महाराष्ट्र और कहाँ
मध्य प्रदेश का पन्ना क्षेत्र जो महाराजा अग्रसेन का दरबार था, उसकी रक्षा करने के लिए मस्तानी ने अपने घोड़े के दम पर सवारी की और बाजीराव को वहां से लेके आई और मुगलों के बर्बरता से अग्रसेन के राज को बचाया। तो ये इतिहास की चर्चाएं हैं। और इसके अलावा जब हम भारत के राजनीतिक जो आजादी थोड़ी बहुत भी हमें मिली है, अगर इसका भी हम चिंतन करें तो आप ये देख लें कि कहीं भी महिलाओं ने कोई कमी नहीं। हमारी माता रानी हाजरा, सरोजिनी नायडू, इनकी कुर्बानी सबको पता है, किस तरह से इन्होंने महिलाओं को जागृत किया। बहुत सारी महिलाओं ने कुर्बानियां भी दी इस देश को आजाद करने के लिए। आज हम जब ये कहते हैं कि हम आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पुरुषों के साथ साथ कंधे से कंधा मिला करके महिलाओं ने हमें आजादी दिलाने में एक भूमिका अदा की। और आजादी की लड़ाई में दुर्गा भाभी की अगर चर्चा न करें तो आजादी की लड़ाई ही अधूरी। उषा निगम ने बहुत अच्छी तरह से आजादी की लड़ाई के बारे में दुर्गा भाभी की चर्चा की। वो दुर्गा भाभी जिन्होंने अपने पति, जो कि ब्रिटिश आर्मी के वो थे, मुखबिर थे, उनके पीठ में छुरा घोंप दिया, इसलिए कि नेताजी सुभाष के बारे में जानकारी उनको न मिले कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ। ऐसी वीरांगनाएं थी हमारी महिलाएं। और वो महिलाएं आज आधुनिक युग में जब नए भारत के निर्माण की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जब हम ये चर्चा कर रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, जब सरकारें, राजनेता, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जब ये चर्चा करते हैं कि राष्ट्र विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है, तो ये बात जरूर है कि हम मानते हैं कि महिलाओं ने काफी छलांग लगाई। खास करके भारत में महिलाओं में पहले शिक्षा की कमी थी, आज महिलाएं बहुत तेजी के साथ शिक्षा में अग्रसर है। आज इसी देश से पढ़ी हुई लड़कियां, कल्पना चावला अंतरिक्ष में चली गई, इसी देश से निकली हुई इंदिरा नूरी इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ बन गई। इस तरह से बहुत सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं कि महिलाएं किस तरह से भारत के परिदृश्य में आगे बढ़ रही। और ये जो परिदृश्य में आगे बढ़ने का काम है, इसको आज के राजनीतिक माहौल में लोग कह रहे हैं महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण हो रहा है तो उसके पीछे शिक्षा का एक बड़ा अवदान है। लेकिन भारत के दुर्भाग्य से भारत के जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक नेतागण हैं, उनमें अभी भी वही पैतृक प्रणाली का ही बहुत ज्यादा उनकी विचार में वही सोच में। और इससे क्या होता है कि महिलाओं को कहीं कहीं जाकर के उत्पीड़न का शिकार अपने परिवार में भी होना पड़ता है। और खास करके जो घरेलू कामगार के रूप में काम करती है दूसरे के घरों में, उनको भी इनका शिकार होना पड़ता है। इन तमाम समस्याओं के ऊपर चूंकि हम लोग आपके प्रतिनिधि हैं, हम जैसे पुरुषों के अधिकार की बात करते हैं वैसे महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, तो समय समय पर विभिन्न मंचों पर जहां भी आवश्यकता हुई हमने आपकी मांगों को उठाया। और उन मांगों को उठाते उठाते एक कानून 2016 में बना, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ये सेक्सुअल हरासमेंट कानून बना, उसमें ये कहा गया कि महिलाओं का जो आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक जो शोषण होता है, उस शोषण को रोकने के लिए महिलाओं को एक अस्त्र दिया गया। अब प्रश्न ये है कि हम लोग जो घरेलू कामगार हैं, दूसरों के घरों में काम करते हैं, कभी कभार चूंकि हमारे यहाँ भी बंगाल में अच्छा एक संगठन हमने तैयार किया है, हमारी महिलाएं हैं, मोदी जी है, वो देखती हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, अच्छी टीम बनी हुई है, जो थोड़ी भाषा की समस्या है, लेकिन ये बड़े मुस्तैदी के साथ काम करते हैं और ये मुझसे जबरदस्ती काम लेती है। ये बोलती है कि दादा ये काम होना चाहिए, दादा ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए, दादा वैसा प्रोग्राम होना चाहिए। ये लोग खुद ही एक्टिव रहती है, तो ये कहते हैं तो हम भी लग जाते हैं, भाई ठीक है ऐसा कर लो, हम भी देख लेते हैं। और ठीक उसी तरह से आसाम में गोगोईदा ने कोशिश की है, शुरू की है, और दिल्ली में तो कहना ही नहीं, क्योंकि दिल्ली में आपकी लीडर है वनिता, तो कई दशकों से इस मुद्दों पर काम कर रही है। तो आज जो इस सम्मेलन में आप लोग हिस्सेदारी कर रहे हैं, इस सम्मेलन में आपके जो दशा दिशा है, इस दशा दिशा को बदलने के लिए हमें
बातचीत करना। अब यह दशा दिशा कैसे बदलेगी, इसके लिए कानून तो बन गए। अभी पहले अधिकार नहीं था कि आप कामगार हो या नहीं, यही तय नहीं था, लेकिन अब कम से कम यह तय हो गया कि डोमेस्टिक वर्कर भी एक कामगार है। मैं ईएसआई बोर्ड में हूँ, मेरे सामने प्रस्ताव रविंद्र जी ने दिया है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि डोमेस्टिक वर्कर्स को भी ईएसआई के दायरे में लाया जाए, और दायरे में लाने के लिए जो एक फ्रंट होना चाहिए, जो एक महासंघ होना चाहिए, जो प्रोएक्टिव होकर के सरकार के सामने इन विषयों पर अपनी बात रखे, वो जब तक नहीं होता तब तक हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि सरकार तो सरकार की तरह चलती है, चाहे आप बोर्ड में हो, चाहे हम चेयरमैन बन जाए, लेकिन सरकार सरकार की तरह चलती है। इसलिए हमारा ये कहना है कि हमें जब तक हम सरकार के पास अपनी मांग लेकर के नहीं जाएंगे, तब तक अगर कोई मदद भी करना चाहे तो वो आपकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए पहला तो यह था कि एक संगठित फेडरेशन अगर बनता है राष्ट्रव्यापी, वो इस मांग को लेकर सरकार के पास जा सकता है कि हमारी ये मांगे हैं, सरकार इसको पूरी। और हम बोर्ड मेंबर, चूंकि हम यूसीसी के महामंत्री भी हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा फेडरेशन कोई मांग लेके गया तो उस मांग को कैसे पूरा करना है, वो हम सरकार के पीछे लग करके। अब ये है कि कुछ और समस्याएं आपकी हैं, जैसे जहां हमारे संगठन एक्टिव हैं वो आप खुद ही समझ रही हैं, वहां लोगों को समझा के, बुझा के, दबा के, जैसा भी हो, 4 दिन की छुट्टियां मिल जाती हैं, कहीं बोनस नहीं मिलता है, कभी कहीं किसी राज्य में दुर्गा पूजा में बोनस है, किसी राज्य में दिवाली में बोनस है, तो कहीं बोनस मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। वो बोनस दिलवाने का काम हमारे संगठन का है। और बहुत बार लोग क्या करते हैं कि किसी महिला को 2 महीना 3 महीना उसकी तनख्वाह रोक करके और उसको काम से निकाल देते हैं, और फिर दूसरी महिला को काम से लगा लेते हैं। हमारा संगठन अगर मजबूत रहेगा तो हम ये कहेंगे कि भाई जिस महिला को आपने निकाला उसको पूरा वेतन आपको देना है, और अगर उसकी गलती कुछ नहीं है तो उसी को काम पे रखना है, और अगर उसकी कोई गलती निकल गई तो पूरा वेतन उसको दे करके तब आप उसको हटाइए, तब किसी को लीजिए। ये हमारे संगठन की जिम्मेदारी होगी। अब चूंकि 2014 में पहला सम्मेलन हुआ था, बीच में हम बहुत ज्यादा काम नहीं कर, हम मतलब आपका फेडरेशन अच्छा काम नहीं कर पाए। अब जो फेडरेशन बन रहा है, आपके सामने चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन अब रास्ते भी आपके सामने खुले हुए हैं। उस रास्ते का आपको फायदा लेना होगा, चुनौतियों का सामना करना होगा, और संगठन को मजबूत करना होगा। जितनी अपनी ताकत को आप मजबूत करेंगे, जितनी मेंबरशिप को बढ़ाएंगे, जितना संगठित होंगी, और जितना लोगों के अंदर आप ये प्रचार प्रसार करेंगे, चेतना जितना बढ़ाएंगे, उतना ही आपके संगठन का विस्तार होगा, आपके संगठन में मजबूती आएगी। इस समय एक बहुत अच्छा आपको रास्ता मिला है, सरकार ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। सारे डोमेस्टिक वर्कर कैंप लगा करके अपना मेंबर भी बनाइए और ई श्रम पोर्टल में लॉन्च भी करिए, क्योंकि मुझे जो अंदर की जानकारी है, ई श्रम पोर्टल के डाटा को सरकार बड़े पैमाने पर यूज करने जा रही है। इसलिए ई श्रम पोर्टल पे जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो उतना ही हमारे लिए बेहतर है। अब प्रश्न ये है कि ई श्रम पोर्टल पर केवल हम रजिस्ट्रेशन करें क्या? नहीं, उसके साथ साथ आप पहले संगठन में भी उसको मेंबर बनाएं। संगठन में अगर आप मेंबर बनाती हैं और संगठन में जो मेंबरशिप की रसीद बनाए, उसमें ये जरूर इंश्योर करें कि उनमें उनका नाम, पता, उनका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, और जैसे ही श्रम में रजिस्ट्रेशन हो तो जो यूएएन नंबर जनरेट होगा वो यूएएन नंबर भी आप लिखें। ये डाटा जब आपके पास रहेंगे तो कभी भी कोई असुविधा हुई तो सरकार के पास आप क्लेम कर सकेंगे। जैसे निर्माण बोर्ड में, तो निर्माण बोर्ड का रजिस्ट्रेशन होता है, उसका एक कार्ड मिलता है, उसका एक नंबर होता है, कोई सुविधा दिलानी होती है उस निर्माण मजदूर को, तो वो कार्ड नंबर डाल करके आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं। ठीक उसी तरह से ये जो प्रक्रिया चालू होगी पूरे देश में, इस पर हम चाहेंगे कि आप लोग अपनी चर्चा के दौरान इस पर गंभीरता से चर्चा करें और एक टारगेट ओरिएंटेड, एक मतलब 31 दिसंबर तक
डोमेस्टिक वर्कर की मेंबरशिप हर राज्य में कितनी हो सकती है, एक टारगेट ओरिएंटेड, प्लान ओरिएंटेड आप आपस में डिस्कशन करें और डिस्कशन करके कल तक आप लोग ये तय कर रहे हैं कि इस साल के आखिर तक यानी 2021 के 21 दिसंबर तक हमारी सदस्यता ये होगी, इतने राज्यों में हम विस्तार करेंगे और 2022 के एंड तक जाते जाते हमारा विस्तार इस जगह पर होगा और हमारी सदस्यता इस जगह पर आएगी और इतने राज्यों में हम अपना क्षेत्र विस्तार करेंगे। अब चूंकि महिलाओं का संगठन है, बहुत बार आपके सामने थोड़ी परेशानी भी आती है, तो हमारे जो पुरुष के संगठन होंगे, जिन राज्यों में महिलाओं के संगठन काम कर रहे हैं, पुरुष के संगठन को हम कल हमारी सेंट्रल कमेटी की मीटिंग है, उसमें हम डायरेक्शन करेंगे कि महिलाओं के संगठन को पूरी तरह से मदद दी जाए। और पश्चिम बंगाल में तो हमने ऑलरेडी इंश्योर कर रखा है कि हमारी जो महिलाओं का संगठन है उनको हर तरह से हम मदद प्रदान कर रहे हैं। सेंट्रल कमेटी की तरफ से हमारा ये होगा कि फेडरेशन में जो कमियां पिछली बार रह गई, उन कमियों को इस बार सुधारना और सेंट्रल कमेटी का एक बैंक अकाउंट हमारे NPDWF का कल के सम्मेलन के बाद तुरंत खुलना चाहिए और वो बैंक अकाउंट खोलने के लिए जो न्यूनतम राशि देनी पड़ती है बैंक में 10,000 रुपए की, वो TUCC की सेंट्रल कमेटी वो 10,000 रुपये आपको देगी कि आप अपना बैंक अकाउंट खोलिए। क्योंकि हम संगठन को विस्तारित करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आपका संगठन आगे बढ़े, आपके अंदर चेतना आ जाए और आप चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। जितना आपके अंदर एकता आएगी, जितना आप चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगी, उतना ही आपका भविष्य मजबूत होगा, उतना ही आगे बढ़ करके आपकी समस्याओं का समाधान होगा। मैं आखिर में एक छोटी सी कविता है आपके सामने पढ़ के अपनी बात खत्म करूंगा। करुणा की सागर को धार बना के तुम भी लहरों से हुंकार भरो। करुणा की सागर को धार बना के तुम भी लहरों से हुंकार भरो। अबला नहीं हो तुम नारी, इस बात का अभिमान करो। अबला नहीं हो तुम नारी, इस बात का अभिमान करो। उठो, लड़ो और आगे बढ़ो। उठो, लड़ो और आगे बढ़ो। अपनी समस्याओं का खुद समाधान करो। अबला नहीं हो तुम नारी, इस बात का अभिमान करो। अबला नहीं हो तुम नारी, इस बात का सम्मान करो। मात की दुनिया का मंच कठिन है, मंच की दुनिया का काम कठिन है, पर इस पर डटी रहना, पर इस पर डटकर बनी रहना। चाहे लगे कोई राह कठिन, नेपथ्य में भी तुम खड़ी रहना। हिम्मत को साथी चुनकर हर मंजिल को तुम फतह करो। अबला नहीं हो तुम नारी, उठो, इस बात का अभिमान करो, इस बात का अभिमान करो। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद।